नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे मैनपुरी से। रोडवेज बस ने ऑटो और ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मारी है और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, साथ ही 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं इस हादसे में। वहीं पुलिस ने घायलों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो मैनपुरी से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैनपुरी से बड़ी खबर, रोडवेज बस ने एक ऑटो और ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मारी और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 15 लोग घायल हैं, जिनको तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। तो मैनपुरी से बड़ी खबर, रोडवेज बस ने ऑटो और ई रिक्शा में ये जोरदार टक्कर मारी है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। घायलों को तुरंत ही अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। तो मैनपुरी से ये बड़ी खबर है, जहां एक रोडवेज बस ने एक ऑटो और ई रिक्शा में ये जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत भी हो गई है और 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं इस हादसे में, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। तो आपको बता दें, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं इस हादसे में। ई रिक्शा और टेम्पो की जोरदार टक्कर हुई है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने के लिए कह दिया है कि अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट में लगाएं। अब्दुल्ला की याचिका पर अब जल्द ही सुनवाई कर फैसला करे हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला भी दिया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही दिल्ली से। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से यह झटका मिला है। अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब्दुल्ला की याचिका पर हाई कोर्ट सुनवाई करके जल्द ही फैसला करे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लगाई थी, लेकिन एक झटका होने लगा वहां से और हाई कोर्ट जाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी जुड़ गए। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के नेता और आजम खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत कहीं ना कहीं नहीं मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को हाईकोर्ट जाने को कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में कोर्ट चूंकि ये भी निर्देश दिया है कि अब्दुल्ला की जो याचिका है उस पर जल्द से जल्द जो कोर्ट है वो सुनवाई करे। तो निश्चित रूप से एक बड़ा झटका जो आजम खान के बेटे हैं अब्दुल्ला, उनको लगा है। और अगर हम बात करें, क्योंकि यही कयास लगाया जा रहा था अब्दुल्ला आजम की ओर से कि सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से राहत कहीं ना कहीं दे सकता है, लेकिन एक बड़ा झटका जो है अब्दुल्ला आजम को लगा है और कहीं ना कहीं हाईकोर्ट अब जाने के लिए उन्हें कह दिया गया है। तो अब अब्दुल्ला आजम हाईकोर्ट में जाएंगे, लेकिन देखिए इसी बीच जो चुनाव है वो भी उसकी तारीखों का ऐलान भी हो गया है और निश्चित रूप से एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से अब्दुल्ला आजम को लगा जी। फिलहाल हाईकोर्ट जाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हाईकोर्ट इस याचिका पर जल्दी सुनवाई करके फैसला करे। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देखिए अब्दुल्ला आजम की विधानसभा बहाली को लेकर कहीं ना कहीं बात जो है वो बनी नहीं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें दी गई है, क्योंकि विधानसभा सदस्य बहाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका जरूर लगा है। और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हाईकोर्ट ये भी देखे कि अब्दुल्ला वाली सीट पर चुनाव आयोग का चुनाव आयोग नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। इसका मतलब है कि नोटिफिकेशन जारी जो है उसको मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं जो हाईकोर्ट है वो सुनवाई करे। आप देखिए, करीब 15 साल पुराना मामला है और 2 साल की जो सजा है वो सुनाई गई थी अब्दुल्ला आजम को, जिसके बाद उनकी जो विधायकी है वो रद्द कर दी गई। इसके खिलाफ अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और
इसी संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा है और जो फिलहाल जानकारी मिल रही है वो यही मिल रही है कि हाईकोर्ट जाने के साथ साथ ये भी निर्देश दिया गया है कि याचिका पर यथाशीघ्र जो सुनवाई है वो हाईकोर्ट करे। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस पर कहीं ना कहीं याचिका में ये कहा गया था कि जो अब्दुल्ला आजम की जो सदस्यता गई है उसको कहीं ना कहीं निराधार एक तरीके से बताया गया था और निश्चित रूप से राहत की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं आज अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। ठीक है, चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए पीयूष। और चलिए 4 के चक्रव्यूह में अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। संसद भवन से दिल्ली स्थित आवास पर अखिलेश यादव पहुंचे। अखिलेश यादव के साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव भी इस दौरान मौजूद रही। वहीं आपको बता दें कि पंडारा पार्क स्थित आवास से राष्ट्रपति भवन के लिए वो रवाना होंगे। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा और शाम 5 बजे राष्ट्रपति भवन में आज कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में इस सम्मान को अपने पिता की जगह पर लेने के लिए अखिलेश यादव आज पहुंचेंगे। शाम 5 बजे राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर है मेरठ से, जहां प्रॉपर्टी को लेकर विवाद सामने आया है। दरअसल यहां प्रहलाद नगर में प्रॉपर्टी पर कब्जा करने को लेकर फायरिंग करने का आरोप लगाया गया। पीड़ित जमशेद का कहना है कि जब वो अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था तो इसी दौरान 2 बाइक सवार युवकों ने जमशेद पर फायरिंग शुरू कर दी। इससे पहले भी बदमाशों ने उसके भांजे के साथ मारपीट की थी। वहीं सूचना मिलने के बाद से पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। तो मेरठ की यह खबर इस वक्त सामने आई है, जहां 2 बाइक सवार युवकों ने गोलियां ताबड़तोड़ चलाई हैं। फिलहाल अब इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है कि आखिर जो 2 लोग बाइक पर सवार होकर आए वो 2 लोग कौन थे। खबर है कि प्रॉपर्टी विवाद था जिसमें ये गोलियां चली हैं। तो मेरठ की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रॉपर्टी विवाद में मेरठ में गोलियां चलती हुई नजर आई, जहां एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। 2 बाइक सवार युवकों ने पीड़ित पर ये गोलियां बरसाई हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रॉपर्टी विवाद में ये गोलियां चली हैं। दो बाइक सवार युवकों ने पीड़ित पर गोलियां चलाई। तो मेरठ की खबर आप तक पहुंचा रहे। प्रॉपर्टी विवाद में ये गोलियां चली हैं, जहां 2 बाइक सवार युवकों ने पीड़ित पर गोलियां चलाई हैं, जिसके बाद में फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। अधिक जानकारी के साथ अतुल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अतुल, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है इस मामले में? पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है अभी तक? देखिए कृतिका, पुलिस ने अभी तक 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, साथ ही 8 लोगों को अज्ञात में किया है। लगातार देखा जाए 2 पक्षों का विवाद हुआ था, खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें जो परिवार के लोग हैं बच्चे की लड़ाई को लेकर के खूनी संघर्ष हुआ था, जिसके बाद पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही देखा जाएगा किन कारणों की वजह से विवाद हुआ था, कौन कौन बच्चे थे और क्या मामला सामने निकल के आया। अभी तक पुलिस जानकारी में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जल्द ही जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल 4 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अतुल। और 4 के चक्रव्यूह में अब अगली खबर भी दिल्ली से, जहां पर मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेश किया गया। आज खत्म हो रही मनीष सिसोदिया की जुडिशियल कस्टडी और ईडी मामले में अब सिसोदिया की जो न्यायिक हिरासत है वो आज खत्म हो रही है। पूर्व डिप्टी सीएम के वकील ने कहा है कि ईडी का केस सीबीआई के केस पर आधारित है। मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला ही नहीं बनता है। ईडी के पास कोर्ट में पेश करने के लिए सबूत नहीं है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है। पूर्व डिप्टी सीएम के जो वकील हैं, मनीष सिसोदिया के जो वकील हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ईडी का केस सीबीआई के केस पर आधारित है। मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला ही नहीं बनता है। ईडी के पास कोर्ट में पेश करने के लिए सबूत ही नहीं है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेश किया गया है।
और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देवरिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसको लेकर राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी के परिसर में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह और एसपी संकल्प शर्मा ने निरीक्षण वहां का किया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देवरिया की, जहां 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरा करते हुए नजर आएंगे। एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर के इस्तीफे के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिला। छात्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि जश्न का ताल्लुक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को निजात मिल गई है, जिसकी खुशी में जश्न चरागाहियों में एहतमाम किया, जिसमें बहुत सारे छात्रों ने हिस्सा लिया। और अगली खबर भी अलीगढ़ से है, जहां एएमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में मंगलवार के देर शाम जूनियर डॉक्टरों की दबंगई का मामला सामने आया है। जहां मुरादाबाद से मरीज के साथ पहुंचे तीमारदारों के साथ मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की। तो वहीं मृतक मरीज के परिजनों का आरोप है कि उन्होंने 200 रुपए देकर वार्ड बॉय से स्ट्रेचर लिया। इस मामले में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज सीएमओ डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा कि मुरादाबाद से एक मरीज को तीमारदारों द्वारा मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में लाया गया था। मरीज की हालत बेहद गंभीर थी। यहाँ पे मेरे साथ सबसे पहली बात तो मिसबिहेव बहुत हुआ है। किस तरीके? मैं जो सीखने वाले बच्चे हैं, नर्स वगैरह हैं, मैंने उनको सिस्टर बोला तो वो मुझसे बोलती तुझे तमीज़ है बोलने का? मैं सिस्टर नहीं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर। तो मैंने कहा सॉरी मैडम, मुझे पता नहीं था आप डॉक्टर हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ उस बच्ची से कि सिस्टर किसको कहते हैं, मैं उनको क्या बोलता? आपसे ही पूछूँ, आप बताइए क्या बोलना चाहिए था मुझको? क्या कहा उन्होंने कहा तू कम बोल और ये पर चले जा। मैंने जो जैसे डॉक्टर आदेश कर रहे थे मैं उसका पालन कर रहा था। एक डॉक्टर मुझसे बोला अंदर नहीं जाने देना। बाकी जो मरीजों के गार्जियंस हैं वो इस बात के साक्षात गवाह हैं, और कोई भी गवाह ना हो तो सीसीटीवी फुटेज गवाह हैं, ये निकलवा लें ये लोग। हम लोग झगड़ा नहीं चाहते, हम अपने पेशेंट को घर ले जाना चाहते हैं, मगर हम ये चाहते हैं कि जो हमारे साथ मिसबिहेव हुआ है इसकी कानूनी कार्रवाई हो, जांच हो और जो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई हो। एक पेशेंट थे, क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस के थे, बहुत समय से बीमार थे, मुरादाबाद से यहाँ लाए थे। पल्स बीपी वगैरह कुछ भी नहीं था। डॉक्टर्स ने यहाँ कोशिश की रिवाइव करने की, सेंट्रल लाइन वगैरह सब डाली, उन्होंने कोशिश की, वो नहीं बच पाए। फिस्टुला भी बना हुआ था, क्रोनिक यंग पेशेंट थे, तो थोड़ा सा एक इमोशनल बस्ट था उनके साथ वालों पर। तो उन्होंने जो भी उनकी ग्रीवेंसेस दी हमने उनसे लिख के ले लिया कंप्लेंट, उस पर एमएस साहब के लिए मैंने फॉरवर्ड कर दिया है, उस पर इंक्वायरी। अगली खबर सुल्तानपुर से है, जहां नगर कोतवाली पुलिस ने जिस्म फिरोशी का भांडाफोड़ किया है। नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के बघराजपुर में पीआरवी 2822 को टीम ने एक मकान में रेड मारी। दरअसल मुखबिर की सूचना के आधार पर नगर कोतवाल राम उपाध्याय ने टीम को मौके पर भेजा। चारों तरफ नाकाबंदी के बाद जब घर में तलाशी ली गई तब 4 महिलाएं थीं और एक पुरुष आपत्तिजनक अवस्था में मिले। मामले में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। संभल में निकाय चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी को जोरदार झटका धीरे से लगा है। प्रदेश सचिव ने इस्तीफा देकर पार्टी में भूचाल खड़ा कर दिया है। एआईएमआईएम के प्रदेश सचिव और संभल 33 विधानसभा से प्रत्याशी मुशीर खान तरीन ने कहा कि उत्तर प्रदेश के आला कमान से वो संतुष्ट नहीं है। जब पार्टी के फैसला एक ही पदाधिकारी को करना है तो फिर संगठन में क्या जरूरत। देखिए, पार्टी जो है वो एक इंसान के बलबूते चल रही है। जो हमारे उत्तर प्रदेश के सदर हैं, तो सदर साहब का ही फैसला जो है वो हर चीज में चलता है। और आप छोटी से छोटी चीज के ऊपर ले आइए, अगर देखिए पार्टी जो है वो एक इंसान के बलबूते चल रही है। जो हमारे उत्तर प्रदेश के सदर हैं, तो सदर साहब का ही फैसला जो है वो हर चीज में चलता है। और आप छोटी से छोटी चीज के ऊपर ले आइए, अगर
अगली खबर है लखनऊ से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक इस वक्त शुरू हो चुकी है। बैठक में कैबिनेट मंत्री भी शामिल हुए हैं। लोक भवन में ये बैठक इस वक्त हो रही है, तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक जो है अब शुरू हो चुकी है। लोक भवन में ये बैठक हो रही है, जहां कैबिनेट मंत्री भी इस बैठक में मौजूद है। काफी खास, काफी अहम ये बैठक, तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक इस वक्त शुरू हो चुकी है। बैठक में कैबिनेट मंत्री भी शामिल हुए हैं। तो आपको बता दें कि लखनऊ के लोक भवन में ये अहम बैठक इस वक्त हो रही है। बैठक में कैबिनेट मंत्री भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये अहम बैठक इस वक्त शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता एसके वाजपेयी इस वक्त जुड़ गए हैं। इसके क्या कुछ ताजा अपडेट है, किन अहम मुद्दों को लेकर आज ये बैठक की जा रही है? कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, साथ ही साथ प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद समेत कई मंत्री इस बैठक में शामिल हैं। और लगातार ये बैठक पिछले करीब 15 मिनट से चल रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रस्ताव बैठक में रखे गए हैं। खासतौर पर वित्तीय वर्ष से जुड़े हुए प्रस्ताव जो कि वित्त विभाग के हैं। उसके अलावा प्रदेश के 100 शहरों को मॉडल सिटी के रूप में विकसित किए जाने को लेकर जो पैसे जारी किए जाने हैं, उससे जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी यूपी कैबिनेट की बैठक में है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास, उसके अलावा पर्यटन और पीडब्ल्यूडी के जुड़े हुए कई प्रस्ताव भी यूपी कैबिनेट की बैठक में है। तो ये बैठक लगातार पिछले 15 से 20 मिनट से चल रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। अब से थोड़ी देर बाद जब ये बैठक खत्म होगी तो डिटेल्ड जानकारी किन किन प्रस्तावों पर यूपी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। जी ठीक है, शुक्रिया इसके तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। अगली खबर बाराबंकी से, जहां कुशीनगर से लखनऊ जाते वक्त परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। परिवहन मंत्री ने मौके से 28 ओवरलोड ट्रक सीज करते हुए लाखों का जुर्माना लगाया और बताया यह जा रहा है कि सभी ट्रकों में ओवरलोड बालू लदा हुआ था। वहीं बता दें कि परिवहन मंत्री के इस कार्रवाई से बालू माफियाओं में हड़कंप मचा रहा। इस दौरान परिवहन मंत्री ने कहा कि आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी, किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परिवहन मंत्री जी अपने कार्यक्रम से लौट रहे थे। हमारे साथ जो हमारे यहाँ के अधिकारी पीटू साहब थे साथ में, और उनके द्वारा ये रास्ते में आते समय काका ढाबे पे परिवहन मंत्री जी अपने कार्यक्रम से लौट रहे थे। हमारे साथ जो अगली महत्वपूर्ण खबर है, दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। विपक्षी दलों की ओर से ये याचिका दायर की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस याचिका में कहा जा रहा था कि जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल को लेकर ये याचिका दायर की गई थी, जिसको इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि 14 राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की थी और इस याचिका में विपक्षी दलों की तरफ से कहा जा रहा था कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है ईडी और सीबीआई की तरफ से। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा झटका कहीं ना कहीं विपक्षी राजनीतिक दलों को दिया है। इसकी सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 14 राजनीतिक दलों की तरफ से ये याचिका लगाई गई थी और इस याचिका में कहा गया था कि जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी जुड़ गए। पीयूष, क्या इसे एक बड़े झटके के तौर पर देखा जाए कि 14 राजनीतिक दलों की तरफ से याचिका लगाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को मना कर दिया, इनकार कर दिया? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें देखिए, कांग्रेस पार्टी सहित करीब 14 राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी और ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग की इसमें बात कही गई थी। लेकिन आज
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। एक बड़े झटके के तौर पर जरूर देखा जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि नेताओं को जो विशेष इम्यूनिटी है वो नहीं दी जा सकती है, और ये भी कहा है कि नेताओं के भी जो अधिकार हैं वो आम नागरिकों जैसे अधिकार हैं। अगर सामान्य गाइडलाइन जारी की तो ये खतरनाक प्रस्ताव हो सकता है। इसके अलावा ये भी कहा है कि नेताओं की गिरफ्तारी पर अलग से गाइडलाइन जारी नहीं हो सकती है। तो इसके साथ ही याचिका जो है वो वापस ले ली गई, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये भी कहा कि हम इस याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे, आप चाहें तो याचिका वापस ले सकते हैं, क्योंकि तमाम बातें इस दौरान कही गई थी। इसके अलावा अभिषेक मनु सिंघवी ने ये भी कहा कि हम वैसा नहीं कह रहे हैं, हम चल रही जांच में दखल देने के लिए नहीं आए हैं, हम गाइडलाइन चाहते हैं। यानी कि विपक्षी जो दल थे, 14 विपक्षी दल जो जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, निश्चित रूप से एक राहत की उम्मीद लेकर सुप्रीम कोर्ट में जरूर गए थे, लेकिन एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका जरूर दिया है और सीधे तौर पर इस पूरे याचिका पर सुनवाई करने से कहीं न कहीं इनकार कर दिया है, और साफ तौर पर कहा है कि कोई भी छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो या आम नागरिक हो, कानून कहीं न कहीं सबके लिए समान है, और दूसरे के लिए एक अलग से आदेश कोई जारी नहीं किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा झटका जो है वो कहीं न कहीं इन 14 विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट से आज जरूर लगा है, इस याचिका पर सुनवाई से इनकार जब सुप्रीम कोर्ट ने किया है। पीयूष, अगर देखा जाए तो आज की तारीख में कई सारे राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनके नेताओं पर ईडी और सीबीआई लगातार जांच कर रही है। कहीं ना कहीं उसी से आहत होकर सुप्रीम कोर्ट ये 14 राजनीतिक दल पहुंचे थे, और इस उम्मीद के साथ कि शायद वहां से थोड़ी राहत मिले, लेकिन अभी फिलहाल जो उनकी याचिका थी उसे नामंजूर कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से। तो ऐसे में क्या कुछ अब आगे कदम उठाया जा सकता है राजनीतिक दलों की तरफ से, क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो संसद में भी यही मुद्दा गरमाता हुआ नजर आया था। ईडी और सीबीआई के मुद्दे को विपक्ष ने संसद में भी गरमाया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ तौर पे सुनवाई के दौरान एक टिप्पणी की है, और जिसमें साफ तौर पे कहा है कि आपकी याचिका से ये ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को लगता है कि विपक्षी दलों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन बहस में आप कह रहे हैं कि नेताओं को गिरफ्तारी से बचाया जाए। ये कोई हत्या या सेक्सुअल असॉल्ट का केस नहीं है। हम इस तरीके के आदेश कैसे जारी कर सकते हैं? जिस क्षण आप लोकतंत्र में रहते हैं, यह अनिवार्य रूप से राजनेताओं के लिए कहीं न कहीं दलील है। सीबीआई ने ये भी कहा कि आप ऐसे केस ऐसे जो केसेस हैं वो हमारे पास आ सकते हैं जहां एजेंसियों ने कानून का पालन नहीं किया हो। हमारे लिए इस तरीके की गाइडलाइन जारी करना संभव नहीं है। हम जमानत आदि को लेकर गाइडलाइन हमने जारी की है, लेकिन वो सब तथ्यों के आधार पर जारी की गई थी। हम ऐसी गाइडलाइन कैसे जारी कर सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति अपना केस लाता है तो हम कानून के मुताबिक अपना फैसला करते हैं। तो निश्चित रूप से आज कहीं न कहीं जो 14 राजनीतिक दलों ने इससे पहले जो याचिका डालकर दरवाजा खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का, तो आज बड़ा झटका जरूर लगा है जो कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया है इस पूरे मामले में। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए पीयूष। और 4 के चक्रव्यूह में अब अगली खबर कानपुर से है, जहां पर बिजली के तार आपस में टकराने से गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई है। आग लगने से 15 से 20 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस भीषण आग पर काबू पाया है। ग्रामीणों की सूचना के बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां मौके पर नहीं पहुंच सकी। आग लगने से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। तो एक तो बेमौसम बारिश ने कहीं ना कहीं किसानों को काफी नुकसान पहुंचाया, और अब इस भीषण आग ने भी किसानों को काफी नुकसान पहुंचाया, क्योंकि फसल पूरी जलकर राख हो गई। और इस दौरान किसानों ने खुद ही मिलकर इस भीषण आग पर काबू पाया है, लेकिन मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पर नहीं पहुंच पाई। तो ये कानपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कानपुर के बाद अब अगली खबर है आगरा से, जहां आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी ADM के अंतर्गत स्कैन एंड शेयर ऐप के जरिए OPD का पर्चा बनवाने में जिला अस्पताल का देश में 7वां स्थान रहा। एक दिन में ही 439 लोगों ने ऐप के जरिए OPD का पर्चा बनवाया, और कुल करीब 2600 मरीजों ने OPD में पर्चा बनवाया था। वहीं स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल प्रयागराज देश में पहले स्थान पर रहा। जिला अस्पताल के CMO डॉक्टर अनिता शर्मा ने बताया कि अस्पताल प्रशासन के लिए यह उपलब्धि गर्व की बात है। आगरा के बाद अब अगली खबर हाथरस से, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपति को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें पति की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं पत्नी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने पति के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो यह हादसा इस वक्त सामने आया है हाथरस से, जहां हादसे में पति की मौत हो गई है और पत्नी घायल बताई जा रही है।
बुलंदशहर के सिकंदराबाद नेशनल हाईवे 91 के लोहारती टोल प्लाजा पर भारतीय जनता पार्टी के नेता के समर्थकों ने टोल कर्मियों के साथ मारपीट की है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और बताया जा रहा है कि मामला मंगलवार की शाम का है। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। भारतीय जनता पार्टी के नेता के समर्थकों की दबंगई से टोल कर्मी इस वक्त दहशत में हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा देंगे किस तरीके से दबंगई कहीं ना कहीं बीजेपी नेता के समर्थकों की तरफ से की गई है। ये मारपीट की गई, जो टोल कर्मचारी हैं वहां पर उनके साथ ये मारपीट की गई है। वहीं बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच में जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश शकील के पैर में गोली लगी। पुलिस ने घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। लूट के मामले में यह आरोपी फरार चल रहा था। ये एक जो काफ़ी समय से ये ऐसा चलता रहता है और लगातार सुनने में भी आता है कि जो भी हमारे दवा व्यापारी हैं उनके साथ हम लोग बैठक करके तमाम अभियान चल रहे हैं यहाँ पे नारकोटिक्स और इन सब चीज़ों को लेकर के, तो उनको एक जागरूक करना, उनको अवेयर करने के लिए हमने आज यहाँ पे एक बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी को इस बात के लिए